गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारा केस स्टडी का टॉपिक चल रहा था और 5 केस स्टडीज़ मैंने आपको करा दी थी। अब हम नेक्स्ट केस स्टडी नंबर 6 पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो देखिए इन्होंने केस स्टडी 6 के क्या कंटेंट दिए हैं। सर्वोदय लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है जो टायर के मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में एंगेज्ड है। कंपनी का 300 करोड़ का 300 करोड़ का टर्नओवर हुआ फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए। ठीक है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया कि ये कंपनी पब्लिक कंपनी है यानी कि लिमिटेड कंपनी है। 300 करोड़ का इनका टर्नओवर हुआ है। मैसर सीता गीता एंड एसोसिएट जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, उनको इन्होंने अपना स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट किया फॉर द ईयर 1920 के लिए, क्योंकि कंपनी को कंपनी एक्ट के तहत स्टैट्यूटरी ऑडिट करवानी मैंडेटरी है। तो इन्होंने स्टैट्यूटरी ऑडिटर मैसर सीता गीता एंड एसोसिएट को अपॉइंट कर लिया। आगे इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन और दी है कि ये जो सीता गीता एंड एसोसिएट ऑडिट फर्म है, ये 1718 से इस कंपनी की कंटिन्यू टैक्स ऑडिटर भी थी और अब उनको टैक्स ऑडिटर भी अपॉइंट किया गया और स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी अपॉइंट किया गया। इससे पहले वो टैक्स ऑडिटर थी, 1920 में स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी अपॉइंट किया गया, टैक्स ऑडिटर भी कंटिन्यू उसको रख दिया गया। यहां तक तो इन्होंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया सीए फर्म का और कंपनी का। अब ऑडिट के ऊपर बात करेंगे। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट के दौरान मेसर सीता गीता एंड एसोसिएट्स के पास कंपनी का एक नोटिस आया जनरल मीटिंग का कि सब हमारी एक जनरल मीटिंग हो रही है, आपको आना है। तो देखो प्रत्येक कंपनी की ड्यूटी है कि जितनी भी जनरल मीटिंग होंगी, चाहे वो एजीएम हो चाहे ईजीएम हो, उसका नोटिस मेंबर्स के साथ साथ ऑडिटर को भी भेजा जाएगा। तो कंपनी ने तो अपनी तरफ से काम पूरा कर दिया। उन्होंने एक जनरल मीटिंग रखी थी जिसमें किसी दूसरी कंपनी को वो एक्वायर या कोई मर्जर आपस में मर्ज होना चाह रहे थे, उसके ऊपर डिस्कशन करने थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी ने काम अच्छा ही किया, ऑडिटर को नोटिस भेजा, भेजना भी चाहिए था। अब क्वेश्चन रेज हो रहा है कि सब जो एंगेजमेंट पार्टनर हैं उनमें से थी सीए सीता, जो एंगेजमेंट पार्टनर थी, उन्होंने डिसाइड किया कि साहब मैं खुद यहाँ पे अटेंड होने नहीं जाने वाली। तो देखो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि कंपनी एक्ट का टॉपिक चल रहा है। ये सेक्शन 146 का क्वेश्चन है जिसमें मैंने आपको पढ़ाते टाइम बताया था कि कोई भी ऑडिटर जो है उसके पास में एवरी जनरल मीटिंग का नोटिस आएगा, ये उसका राइट है। तो कंपनी ने तो अपना काम पूरा किया। अब बात आती है ऑडिटर के बारे में। तो ऑडिटर को अटेंड होने का राइट तो होता ही होता है, साथ ही साथ उसकी ड्यूटी भी है। हाँ, इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर वो खुद नहीं जा पाए तो किसी ऐसे पर्सन को वो अटेंड होने के लिए भेज सकते हैं जो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव हो, लेकिन वो एज एन ऑडिटर बनने के लायक हो, उस ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकते हैं। तो यहाँ सीए सीता ने यही कहा कि देखिए साहब मैं खुद अटेंड नहीं हो पाऊंगी, मैं बहुत बिजी हूँ। हाँ, सीए एक और है हमारे साथ में, सीए रोहन है, वो हमारे वर्किंग पार्टनर हैं, हमारी फर्म में पार्टनर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस उनके पास में भी है और उन्होंने अभी हमारी फर्म को ज्वाइन किया है, तो हम उनको भेज देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद जाओ या ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू जाओ, दोनों अलाउड है, पर जानना है ये आपकी ड्यूटी है। आल्सो सी अंडरस्टूड दैट, उन्होंने ये भी समझा कि साहब देर इज नो ऑब्लिगेशन, कि हमारी कोई ऐसी ऑब्लिगेशन नहीं है कि हम इन मीटिंग्स को अटेंड करें, क्योंकि ये तो हमारा क्या है, राइट है। तो बच्चों बिल्कुल आपका राइट है, लेकिन कुछ मामलों में आपकी ऑब्लिगेशंस भी, ड्यूटीज भी आपको जाना चाहिए। फर्दर द ऑडिटर केम अक्रॉस ए फ्रॉड। अब क्या हुआ साहब, जब ऑडिटर ऑडिट कर रहा था तो उसको एक फ्रॉड का नॉलेज हुआ कि सर्वोदय लिमिटेड के अकाउंट्स ऑफिसर ने फ्रॉड किया है। सब कैसे किया फ्रॉड, उसने कुछ अनऑथोराइज पेमेंट 80 लाख रुपए के यानी 0.8 करोड़ के अनऑथोराइज पेमेंट बोगस चेक इशू करके, यानी राम श्याम घनश्याम किसी के नाम से चेक बना के और अपने अकाउंट में क्लियर करवाए, और ऐसे 80 लाख रुपए का उन्होंने फ्रॉड किया अकाउंट्स ऑफिसर ने। तो ऑडिटर ये समझते हैं कि साहब जो कार 2014 है कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स, वो ये कहता है कि फ्रॉड अगर 1 करोड़ से कम का है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। 1 करोड़ से कम के फ्रॉड को आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट कर दें और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो बोर्ड रिपोर्ट है उसमें डिस्क्लोज कर दिया जाए। तो इन्होंने यही समझा है कि साहब फ्रॉड की अमाउंट 1 करोड़ से कम है, 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, इसलिए
आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, केवल कंपनी बाउंड है किसको रिपोर्ट करने के लिए, डायरेक्टर्स को और बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करने को। यहाँ तक की बातें बिल्कुल सही कह रही हैं सीए सीता, उन्होंने जो भी बातें करी हैं सब सही करी हैं, खाली एक उनकी अंडरस्टैंडिंग गलत है कि ये उनका ओब्लिगेशन नहीं अटेंड होने का, उनका ओब्लिगेशन है, राइट तो है ही, ओब्लिगेशन भी है, बस एक अंडरस्टैंडिंग ये गलत थी अब तक की। चलिए आगे चलते हैं फर्दर। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 17-18 सर्वोदय लिमिटेड एक्वायर्ड फायर कंपनी, तो देखो 5 कंपनीज को उन्होंने एक्वायर किया सर्वोदय लिमिटेड ने, आउट ऑफ विच 2 वर फॉरेन कंपनी, यानी एक्विजिशन किया 5 कंपनियों का जिनमें से 2 फॉरेन कंपनी थी। सर्वोदय लिमिटेड ने, अब चूंकि 5-7 कंपनियां हैं और उनका वो होल्डिंग सब्सिडरी वाला कॉन्सेप्ट है, तो कंसोलिडेशन स्टेटमेंट बनता है। सर्वोदय लिमिटेड ने बाकायदा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाया जिसमें 3 इंडियन कंपनी को इंक्लूड कर लिया, वाइल द 2 फॉरेन कंपनी वर नॉट कंसोलिडेटेड मिस्टेकली, यानी कि 5 में से 3 को तो कंसोलिडेशन में ले लिया, 2 को कंसोलिडेशन में नहीं लिया, मिस्टेक हो गई उनसे। अब खुद मैनेजमेंट इस बात को एग्री कर रहा है कि साहब हमसे गलती होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में, तो हम इसका वॉलंटरी रिवीजन कर दें। तो देखो यहाँ पर आपकी कंपनी एक्ट की दूसरी सेक्शन स्टार्ट कर दी है इन्होंने, वॉलंटरी रिवीजन ऑफ अकाउंट्स, कि साहब हम इसका वॉलंटरी रिवीजन कर देते हैं 17-18 का और सब्सिक्वेंट ईयर का, क्योंकि हमारी ये गलती शुरू से होती आ रही है, तो हम इनका वॉलंटरी रिवीजन कर देते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? और ये बात उन्होंने ऑडिटर के साथ भी डिस्कस करी कि साहब हमसे गलती हो गई और हम इसको ठीक करना चाहते हैं, वॉलंटरी रिवाइज कर देते हैं। आल्सो व्हेन द स्टैट्यूटरी ऑडिट वाज गोइंग ऑन, जब ऑडिट हो चुकी थी तो सर्वोदय लिमिटेड ने एक इंटरिम डिविडेंड की प्रोसेस को भी स्टार्ट किया कि हमें कुछ प्रॉफिट्स हुए हैं, हम इंटरिम डिविडेंड पे करना चाहते हैं 1920 ईयर के लिए, आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द सेम ईयर, की उस साल में जो प्रॉफिट आए उन्हीं में से हम इंटरिम डिविडेंड दे दें। However, कंपनी डिड नॉट ट्रांसफर एनी प्रॉफिट टू रिजर्व फॉर द फाइनेंशियल ईयर, हालांकि कंपनी ने रिजर्व में कुछ भी पैसा ट्रांसफर नहीं किया। तो बच्चों ये कंपनी एक्ट की सेक्शन 123 का क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, कोई भी कंपनी डिविडेंड दे सकती है, इंटरिम डिविडेंड भी दे सकती है, और उसके लिए कोई रिजर्व क्रिएट करना मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, आप चाहो तो करो नहीं तो मत करो। तो यहाँ पर कंपनी ने कुछ गलती नहीं करी। फर्दर द मैनेजमेंट जो है उनका कोई इंटेंशन भी नहीं है कि हम डिविडेंड को अलग से एक डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करें, जो हमने डिक्लेयर किया एक सेपरेट बैंक अकाउंट जो खुलता है उसमें हम ट्रांसफर करें, ऐसी जरूरत हमको नहीं है। वो बोल रहे हैं कि क्योंकि हम तो इंटरिम डिविडेंड दे रहे हैं और ये ट्रांसफर जो होता है वो तो फाइनल डिविडेंड में रिक्वायर्ड होता है। तो बच्चों ऐसा तो कोई प्रोविजन नहीं है, यहाँ मैनेजमेंट गलत बोल रहा है। तो देखो डिविडेंड के टॉपिक पे लेके आ गई। अब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑडिटर ने ये फाउंड किया कि सब कंपनी जो है उसने टैक्स के भी प्रोविजन नहीं करे, इनकम टैक्स का प्रोविजन भी नहीं बनाया, जबकि ये अकाउंट फाइनलाइजेशन के टाइम ये लायबिलिटी आती है और टैक्स का प्रोविजन बनाना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। When the auditor discussed the same with the management, जब ऑडिटर ने मैनेजमेंट से डिस्कस किया तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, टैक्स तो तुम्हें पे करना ही है, प्रोविजन क्यों नहीं बना रहे, तो उन्होंने कहा कि चूंकि कंपनी ने करंट ईयर के प्रॉफिट से डिविडेंड डिक्लेयर किए हैं, इसलिए हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटी जो हमारी होनी चाहिए वो नहीं बना रहे हैं, और हम जो है रिटर्न के टाइम पे इसको पेड कर देंगे, प्रोविजन बनाने की कहाँ जरूरत है। तो देखो मैनेजमेंट तो कुछ भी लॉजिक देगा, उससे क्या है, यहाँ पर मैनेजमेंट गलत बात कह रहा है, प्रोविजन बनेंगे आप, नहीं तो फिर आपका केस बेसिस पे बुक्स हो गई, प्रोविजन नहीं बना रहे तो। अब क्या हुआ, अगस्त 20 के मंथ में जो फाइनेंशियल 2021 था, कंपनी ने 2 व्हील मैन्युफैक्चरर उनके थे, एक सुपर एक्स लिमिटेड था, ठीक है, और एक आपका आगे और दिया होगा नाम सुपर एक्स लिमिटेड है, और एक इन्होंने नाम दिया मिस्टर श्याम। ये 2 व्हील मैन्युफैक्चरर थे जिनको 10-10 लाख रुपए के इन्होंने क्या किए हैं, टायर बेचे, लेकिन वो बेचे एट आर्म लेंथ प्राइस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आर्म लेंथ प्राइस पे बेचा है। एमडीएस बैंक ने गारंटी दी सर्वोदय लिमिटेड को एमडीएस बैंक ने गारंटी दी है, किसके लिए, सुपर एक्स लिमिटेड के लिए, कि आप 10 लाख का जो माल बेच रहे हो ये पेमेंट करेगा, नहीं तो हम करेंगे। ब्रांच मैनेजर जो एमडीएस बैंक का है वो है मिस्टर श्याम, जो यहाँ सीए सीता जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट उसका बेटा है। तो बच्चों देखो फिर कंपनी एक्ट में घुमा दिया कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का रिलेटिव गारंटी दे रहा है, ठीक है।
तो ये आपका 141 की सबसेक्शन 3 का क्लॉज डी आ गया कि अगर कोई भी ऑडिटर खुद या उसका पार्टनर या उनके रिलेटिव 1 लाख से ज़्यादा की गारंटी प्रोवाइड कराते हैं तो वो ऑडिट करने के लिए क्या हो जाते हैं, डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं। तो ये कह रहे हैं साहब ये तो आपकी डिस्क्वालिफिकेशन आ गई 2021 के लिए, पहले वाली ईयर के लिए तो नहीं आई, क्योंकि ये जो गारंटी दी है ये अगस्त 2020 में दी है। अब आपको केस पूरे समझ में आ गए। टोटल ये क्वेश्चन कंपनी ऑडिट का है, कंपनी एक्ट का है, जो आपने चैप्टर 5 पढ़ा है उसमें से पूछा है। ये बोल रहे हैं कि इन फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होके आप इन क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन, वेदर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ CS सीता रिगार्डिंग द राइट टू अटेंड टू जनरल मीटिंग इज करेक्ट, कि साहब जो उनका ये अंडरस्टैंडिंग है वो करेक्ट है क्या, कि हमारा राइट है, बिल्कुल ये बात तो राइट तो है। फर्दर, इज सी करेक्ट इन नॉट अटेंडिंग द जनरल मीटिंग बाई हरसेल्फ, क्या वो इस बात को लेकर सही है कि वो खुद अटेंड नहीं करे और अपने CA रोहन जो उनका ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव उसको सेंड कर दे, तो बताओ इनमें से क्या ऑप्शन सही है। तो वो देखो बच्चों, पहला ऑप्शन कह रहा है कि CS सीता बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट है वो, कि साहब ये उसका राइट है, नोटिस रिसीव करने का बिल्कुल राइट है और आया भी है, कंपनी ने दिया भी है। हाउएवर, इन्होंने ये भी कह दिया, दे आर नॉट अंडर एनी ऑब्लिगेशन टू कंपल्सरी अटेंड सच मीटिंग, ठीक है। और फर्दर सी इज करेक्ट इन सेंडिंग CA रोहन टू अटेंड द जनरल मीटिंग। देखो बच्चों, यहाँ पर एक गड़बड़ हो गया, ये लाइन बिल्कुल सही है, ठीक है, पहली लाइन यहाँ तक ये बिल्कुल सही है, पर ये जो शब्द इन्होंने यूज किया, हाउएवर दे आर नॉट एनी ऑब्लिगेशन टू कंपल्सरी अटेंड, ये लाइन इन्होंने गलत कर दी, इसलिए ये आंसर सही होते होते भी क्या हो गया, गलत हो गया। कि सब कंपल्सरी अटेंड करना पड़ता है आपको, ऑब्लिगेशन है आपकी मीटिंग के लिए। फिर ये कह रहे हैं कि CS सीता करेक्ट नहीं है, कि साहब आपका कोई राइट भी होता है क्या, और आल्सो इट इज देयर ड्यूटी टू अटेंड, तो ये तो गड़बड़ हो गया मामला, तो ये ऑप्शन गलत है। अब यहाँ पे इन्होंने C ऑप्शन में देखो क्या लिखा है, CS सीता इज नॉट करेक्ट एज दो द ऑडिटर हैव ए राइट टू रिसीव, ये बात तो सही है, एंड दे आल्सो हैव ए ड्यूटी टू अटेंड, ये ज़्यादा सही है, इसलिए CS सीता करेक्ट नहीं है, क्योंकि उसकी ये सोचती कि हमारी ड्यूटी नहीं है, बट इनका नहीं, ये आपकी ड्यूटी भी है। हाँ, वो एक चीज़ को लेकर करेक्ट है, उसने ये काम सही किया कि खुद नहीं गई, किसको भेज दिया, मिस्टर रोहन को भेज दिया, तो ये पूरी लाइन सही है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, C। इसके बाद में आ जाओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर 6.2, ये कह रहे हैं कि जो फ्रॉड कमिटेड किए गए अकाउंट्स ऑफिसर के द्वारा, यानी कि कंपनी के एम्प्लॉई या ऑफिसर के द्वारा जो फ्रॉड किए जाते हैं, वो सेक्शन 143 की सबसेक्शन 12 में फ्रॉड के नॉलेज के विद इन 2 डेज के अंदर अंदर आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिट कमेटी जैसा भी मामला उनको रिपोर्ट करना होता है, और रिपोर्ट करने के बाद आपको ये इंश्योर करना होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने भी अपनी रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर दिया कि नहीं किया। समझ गए? तो अब इसका आंसर देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि मैसेज सीता गीता एंड एसोसिएट शुड रिपोर्ट द फ्रॉड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बच्चों 1 करोड़ से कम के फ्रॉड को सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं किया जाता, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी कह रहा है कि मैसेज सीता गीता एंड एसोसिएट्स को फ्रॉड की रिपोर्ट करनी चाहिए, या तो ऑडिट कमेटी को या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को विद इन 2 डेज। ये बिल्कुल सही बात है, तो इसका राइट आंसर हो गया बी। आप कहेंगे सर सी क्यों नहीं है? सी के लिए फिर इन्होंने कौन सा पॉइंट ले लिया, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। 1 करोड़ से कम के फ्रॉड सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं होते हैं। और आप कहेंगे डी क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ भी नाम ले लिया कौन सा, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो राइट आंसर इसका क्या है, बी। क्लियर है स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स, तो देखिए अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 6.3 नंबर का क्वेश्चन जो है ये आपसे पूछ रहा है कि व्हाट शुड CS सीता एडवाइज द मैनेजमेंट। CS सीता मैनेजमेंट को क्या एडवाइस देगी रिगार्डिंग द वॉलंटरी रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो वॉलंटरी रिवीजन होता है वो कैसे होता है, उसकी क्या प्रोसीजर है। तो बच्चों बहुत सिंपल सी बात है, मैंने आपको पढ़ाते टाइम कहा था कि कोई भी कंपनी अगर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिवाइज करना चाहती है, वॉलंटरी बेसिस पे करना चाहती है, कर सकती है, लेकिन पहले उसे ट्रिब्यूनल मतलब NCLT की अप्रूवल लेनी पड़ती है। फिर NCLT जो ऑर्डर देता है उस ऑर्डर की एक कॉपी उनको ROC की साइट पे जाके रजिस्ट्रार को सबमिट करनी पड़ती है, और उसके बाद वो ईजी वे में
फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात कही है, इसका राइट आंसर क्या हो गया, ए। बी ऑप्शन कह रहा है कि साहब रिवाइज कर ही नहीं सकते, तो ऐसा तो सीन नहीं है, रिवीजन पॉसिबल है। सी ऑप्शन कह रहा है कि नहीं रिवाइज तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पहले एमसीए की अप्रूवल लेनी पड़ेगी और फिर उसके बाद आरओसी में सबमिट करना। तो एमसीए का अप्रूवल का रोल नहीं होता, एमसीए सारे मामले डेलीगेट कर देती है ट्रिब्यूनल को, इसलिए ये ऑप्शन भी सही नहीं है। और ऑप्शन डी ये करेंगे नहीं नहीं आप तो रिवाइज कर ही नहीं सकते 17-18 का, हाँ 18-19 का कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है। 3 सालों के, पिछले लास्ट 3 सालों के आप आराम से रिवाइज कर सकते हो, तो ये ऑप्शन भी गलत है। क्लियर है स्टूडेंट्स। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ 6.4। 6.4 के लिए कह रहे हैं कि सब जो फाइनेंशियल ईयर 17-18 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप रिवाइज करना चाह रहे हो और उसके बाद वालों को रिवाइज करना चाह रहे हो, तो क्या फिर सीए जो सीता गीता एंड एसोसिएट्स हैं जिन्होंने टैक्स ऑडिट करी है पिछले 3 सालों से, क्या उनको भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज करना पड़ेगा? तो जाहिर सी बात है, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही इंक्लूड नहीं थे उसमें, तो ऑडिट रिपोर्ट तो रिवाइज होगी। तो कह रहे हैं कि क्या ऑडिट रिपोर्ट, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज की जा सकती है या नहीं की जा सकती? तो बच्चों मैंने आपको टैक्स ऑडिट वाले चैप्टर में ये पढ़ाया था कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कैन नॉट बी रिवाइज्ड, कैन नॉट बी रिवाइज्ड। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कभी भी रिवाइज नहीं की जा सकती। हाउएवर इन द फॉलोइंग सिचुएशन, टैक्स ऑडिटर कैन रिवाइज हिज टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। इन 3 सिचुएशन में वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज कर सकते हैं। पहला, जब अकाउंट्स में क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। जब अकाउंट्स ही रिवाइज हो जाएंगे तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट तो रिवाइज करनी पड़ेगी। दूसरा, कई बार ऐसा देखा गया है कि अप्रैल मई में ऑडिट कर दी और गवर्नमेंट ने जून में कोई नया प्रोविजन लेके आ गए और उसको रेस्ट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अप्लीकेबल कर दिया, तो लॉ में चेंज होने की वजह से भी रिवाइज किया जा सकता है। और एक तीसरा रीजन होता है चेंज इन इंटरप्रिटेशंस। इंटरप्रिटेशन में भी अगर कोई रिवीजन होता है, चेंजेस होते हैं, तो आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि टैक्स ऑडिटर रिवाइज कर सकता है अकाउंट्स में रिवाइज करने की वजह से, और यहाँ पे अकाउंट्स रिवीजन हुए हैं, तो सीता गीता जो है वो अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज कर सकती हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है कैन नॉट रिवाइज, ये आंसर गलत है। पहला ऑप्शन तो गलत है कि रिवाइज कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। दूसरा जो ऑप्शन है कह रहे हैं कि नहीं कैन नॉट रिवाइज, तो ये भी गलत हो गया, रिवाइज तो कर ही सकते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि हाँ साहब रिवाइज कर सकते हैं, पर आगे भी पढ़ेंगे क्योंकि डी में भी कह रहा है कि कैन रिवाइज। पर अब सी ऑप्शन को पढ़ते हैं पहले। इन्होंने कहा कि रिवाइज कर सकते हैं अगर कंपनी के द्वारा अकाउंट्स को रिवाइज किया गया हो, और आपको अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में जो पहले दे चुके हैं उसमें आपको रीजन बताना पड़ेगा कि क्यों रिवाइज किया जा रहा है। तो यह राइट आंसर है। सी ऑप्शन में ये कह रहा है कि नहीं वो अपनी मर्जी से कैसे भी रिवाइज कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता। टैक्स ऑडिट एक बार दे दी आपने तो वो रिवाइज नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया बच्चों, सी ऑप्शन हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स। 6.4 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। 6.5 में पूछते हैं कि सब जो सर्वोदय लिमिटेड के मैनेजमेंट हैं वो करेक्ट हैं क्या इस चीज़ को लेकर कि हम रिजर्व में कुछ भी प्रॉफिट का परसेंटेज ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, और उसने बिना ट्रांसफ़र किए ही इंटीम डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, करंट ईयर के प्रॉफिट से कर दिया। तो ये सही है कि गलत है? तो देखो बच्चों, अभी आज की डेट में से कोई कंडीशन है ही नहीं कि डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले आपको रिजर्व में प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज ट्रांसफर करना पड़ेगा। ऐसी कोई सिचुएशन, कोई कंडीशन नहीं है। ऑप्शनल है, आप करना चाहो तो मना नहीं है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। तो जो 6.5 है इसका आंसर क्या होगा कि साहब जो मैनेजमेंट कह रहा है वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है कि साहब हम इसमें कोई परसेंटेज ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा ट्रांसफर करना क्या है, ऑप्शनल है। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो इसका राइट आंसर हो गया ए। आप कहेंगे सर बी सही क्यों नहीं है? क्योंकि बी में है ना, जो इन्होंने कहा है आगे लाइन क्या कह दिया कि ट्रांसफर टू रिजर्व इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ फाइनल डिविडेंड
इंटरिम डिविडेंड, तो ऐसा है कि ना तो फाइनल डिविडेंड में जरूरत है ना इंटरिम डिविडेंड में, इसलिए ये आंसर गलत है। आप कहेंगे साहब तीसरा आंसर क्यों गलत है? क्योंकि इन्होंने कहा कि साहब कंपनी हैज डिक्लेयर द डिविडेंड आउट ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट, इसलिए जरूरत नहीं है। ऐसा है पास्ट ईयर के प्रॉफिट में से भी डिक्लेयर करते तो भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि रिजर्व में ट्रांसफर करने का कोई प्रोविजन है ही नहीं। और फोर्थ कह रहा है नॉट करेक्ट, इसलिए ये गलत है। तो बच्चों ये 6.5 भी आपके समझ में आ गया। और अब हम कर रहे हैं इसका 6.6। इसमें कह रहे हैं कि जो मैनेजमेंट का कंटेंशन है कि हम डिविडेंड की अमाउंट को एक सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, इज नॉट करेक्ट। वो पूछ रहे हैं कि करेक्ट है कि नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, इज नॉट करेक्ट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों ये। 6.6 है, इसका आंसर अब आप खुद बता दें। और मैंने आपको प्रोविजन बताया था कि कोई भी कंपनी चाहे इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करे चाहे फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करे, डिविडेंड डिक्लेयर करने के विद इन 5 डेज के अंदर अंदर उसको एक सेपरेट बैंक में, और बैंक भी शेड्यूल बैंक में, उसको एक अलग से अकाउंट खुलवाना पड़ता है और उस अकाउंट में सारा पैसा ट्रांसफर करना पड़ता है। तो जो मैनेजमेंट ये जो कह रहा है कि मैं करेक्ट हूँ, और अगर ऑप्शन में आपको ये आंसर दिख रहा है इज करेक्ट, तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब सी ऑप्शन में कह रहा है इज नॉट करेक्ट, ये बात तो सही है, पर इन्होंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी। कितने दिन लिख दिए? विद इन 7 डेज, ठीक है, जबकि हमें कितने दिन मिलते हैं? 5 डेज। तो इसका डी ऑप्शन देखते हैं। डी ऑप्शन में देखो कितना दे दिया, विद इन 5 डेज, ठीक है। तो राइट आंसर इसका डी हो गया कि मैनेजमेंट जो कह रहा है वो करेक्ट नहीं है, उसे विद इन 5 डेज में अलग से अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने की जरूरत होती है। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 6.7। 6.7 देखिए क्या कह रहे हैं, विथ रेस्पेक्ट टू नॉन प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स लायबिलिटी। देखो साहब उन्होंने प्रोविजन भी नहीं बनाया इनकम टैक्स लायबिलिटी का। तो सीए जो है सीता गीता एंड एसोसिएट्स, उनका क्या एक्शन होना चाहिए, व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन? तो सीधी सी बात है, प्रोविजन नहीं बनाया, ऑडिटर अपनी रिपोर्ट को क्या कर देगा, क्वालिफाई कर देगा और साफ साफ लिख देगा कि नॉन प्रोविजन है, इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन नहीं दे रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ए। आपके पास और इलाज भी क्या होता है क्वालिफाई करने के अलावा। फिर ये बी ऑप्शन में कह रहा है कि शुड गिव एन अनक्वालिफाइड ओपिनियन। नहीं साहब, जब प्रोविजन ही नहीं बना रहे तो आप क्लीन ओपिनियन कैसे दोगे? सी ऑप्शन कह रहा है कि अनक्वालिफाइड रिपोर्ट देते। नो, बिल्कुल नहीं, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, और यहीं पे गलत हो जाता आंसर। और डी कह रहा है कि क्वालिफाई कर दे, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा है ना लायबिलिटी साइड में जो ओवर स्टेटमेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्वालिफाई करते हैं तो हम हमारी ओपिनियन देखते हैं और उसमें हमको ये देखना होता है वो ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो इसका राइट आंसर था ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.8, जो लास्ट क्वेश्चन है इसके स्टडी का, कि क्या सीता गीता एंड एसोसिएट्स को स्टैट्यूटरी ऑडिटर के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है सर्वोदय लिमिटेड का नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए? अब देखो उनके डायरेक्टर ने, सॉरी उनके बेटे ने इस कंपनी को क्या दे दी, गारंटी दे दी, मामला यहीं पे गड़बड़ हो गया। तो अब हम इसका आंसर देखते हैं बच्चों। देखो ये कह रहे हैं कि अपॉइंट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो पहला ऑप्शन है यस, मिस्टर सीता गीता एंड एसोसिएट्स कैन बी अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर। दूसरा ऑप्शन है नो, नहीं कर सकते नेक्स्ट के लिए। तीसरा ऑप्शन कह रहा है यस, कर तो सकते हैं, पर अब इसमें चेंजेस क्या किया कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए कर सकते हैं, बट ओनली सीए गीता वो कर सकते हैं क्योंकि सीए सीता के बेटे ने गारंटी दी थी, ठीक है। और देखिए ये इसके आंसर की भी हैं। और ऑप्शन डी जो है, आप देखो एक मिनट, ऑप्शन डी कहाँ गया, हाँ ऑप्शन डी है यस, सीता गीता एंड एसोसिएट जो है उनको दोनों को अपॉइंट किया जा सकता है। तो अब इसका आंसर क्या होगा, ये कह रहे हैं कि सी एंड ए जी की अप्रूवल ले लो, अपॉइंट कर लेंगे। तो ऐसा तो कोई प्रोविजन है ही नहीं कि आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। दूसरा ये कह रहे हैं कि केवल गीता को अपॉइंट कर सकते हो, ऐसा नहीं है, फर्म पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, डिस्क्वालीफाइड हो जाएगी। पहला ऑप्शन देखो इन्होंने यस करके लिखा है कि यस मिसेस सीता गीता एंड एसोसिएट कैन बी अपॉइंटेड एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ये इसका राइट आंसर है। आप कहेंगे सर क्यों, डिस्क्वालीफाइड हो गया ना। तो चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं, लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ते हैं।
देखिए ये टॉपिक यहाँ से उठाया कि ड्यूरिंग द मंथ अगस्त 2020 फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी ने दो व्हील मैन्युफैक्चरर जो थे सुपर एक्स लिमिटेड के नाम से, उनको टायर बेचे थे जिनकी वैल्यू थी 10 लाख रुपए। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि 1 लाख रुपए से ज़्यादा की अगर गारंटी दे दी जाती है तो आप क्या हो जाते हो, डिसअलाउड। पर इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर वो अमाउंट क्या है, आर्म लेंथ प्राइस पे है, तो आप ऐसा कर सकते हो। एमडीएस बैंक ने गारंटी दे दी, और एमडीएस बैंक का जो ब्रांच मैनेजर है मिस्टर श्याम, वो सीए गीता का बेटा है। तो बच्चों यहाँ पे कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि सिर्फ एक शब्द अपने को दे दिया, आर्म लेंथ प्राइस। अगर ये वर्ड नहीं होता आर्म लेंथ प्राइस, तो हम इसको क्या मान लेते, डिस्क्वालीफाइड। पर आर्म लेंथ प्राइस पे अगर कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं तो वो अलाउड है, और यहाँ कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। तो इसलिए ये अपॉइंट हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों, ए। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसके बाद हम नेक्स्ट केस स्टडी पे चलते हैं, केस स्टडी नंबर 7। देखो केस स्टडी नंबर 7 को समझना। वुमन एंड कंपनी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है जो स्टैट्यूटरी ऑडिट और टैक्स ऑडिट दोनों काम करती है। अब वो ड्यू डिलीजेंस और इन्वेस्टिगेशन के असाइनमेंट में भी आना चाहती है, यानी कि जो सीए फर्म है, इसको अब तक का जो अनुभव है वो स्टैट्यूटरी ऑडिट और टैक्स ऑडिट का है, लेकिन अब ये क्या है, ड्यू डिलीजेंस और इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस में भी आना चाहती है। तो अब आपसे पूछें कि इस संबंध में बताओ क्या क्या इवेंट्स इन्होंने कुछ नोट करे हैं। वो जो मैटर्स हैं वो आपको बता रहे हैं कि भुवन एंड कंपनी का एक क्लाइंट है जो प्लान कर रहा है किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करने का, खरीदने का, जिससे कि वो बिजनेस को एक्सपांड कर सके। इस संबंध में ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस कैरिड आउट की गई, और ये चेक करने के लिए कि साहब प्रपोज जो मर्जर है वो हमारे लिए एक ऑपरेशनल सिनेरी उसका क्या रहेगा, हम उसको ऑपरेट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हमको वो खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। ये करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक प्रपोज्ड मर्जर स्कीम के लिए आपको फुल फ्लेज फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस के रूप में अपॉइंट कर दिया गया, और ये प्लानिंग की गई कि साहब हम फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस लेकर आ रहे हैं। और उन्होंने ड्यू डिलीजेंस स्टार्ट करवाने से पहले एक प्राइस जो थी वो एग्रीड कर ली थी कि हम ये चीज़ें इस प्राइस पे हम डील करना चाहते हैं। और दे वांट टू इंक्लूड केस फ्लो, अकाउंटिंग पॉलिसी, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टारगेट कंपनीज। टारगेट कंपनी मतलब जिसको आप खरीदना चाह रहे हो, उसके प्रमोटर का बैकग्राउंड, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्सेट्रा, कि सभी सारी चीज़ें फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस में आनी चाहिए। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, ड्यू डिलीजेंस हो या कोई भी डिलीजेंस हो आपका, चाहे फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस हो, चाहे टैक्स ड्यू डिलीजेंस हो, चाहे ऑपरेशनल हो, ड्यू डिलीजेंस स्टार्ट ही तब होता है जब आपके क्लाइंट और टारगेट कंपनी के बीच में पहले एक फॉर्मल एग्रीमेंट हो जाए। वो इन्होंने हिंट दे ही दिया कि एक प्राइस एग्रीड कर चुके थे। तो ये पूरे पॉइंट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ड्यू डिलीजेंस कर सकते हैं। बस प्रॉब्लम केवल इतनी सी है कि इन्होंने ये लिखा है कि दे वांट टू इंक्लूड ड्यू, और वो भी कौन सा, फुल फ्लेज फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस में। तो फुल फ्लेज फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस नाम से क्लियर है कि आपका केस फ्लो भी चेक होगा, अकाउंटिंग पॉलिसी भी चेक होंगी, जो बेसिक प्रिलिमिनरी चीज़ें हैं, टारगेट कंपनी का ब्रीफ हिस्ट्री भी निकाली जाएगी, उनके प्रमोटर का बैकग्राउंड भी निकाला जाएगा। लेकिन ये जो बात लिखी इन्होंने, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो बच्चों जहाँ सिस्टम की बात आ रही है, ये सिस्टम के ड्यू डिलीजेंस में आता है। फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस वाला सिस्टम के ऊपर फोकस नहीं करता, वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे फोकस करता है। बी ऑप्शन कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ड्यू डिलीजेंस, आपका जो आर्टिकल असिस्टेंट था उसने इंक्वायरी करी प्रिंसिपल से कि सर क्या मुझे इस टारगेट कंपनी ने बैंक को कुछ लेटर ऑफ कंफर्ट दिए हुए हैं, क्या वो भी मुझे चेक करने हैं या नहीं करने। तो बच्चों ड्यू डिलीजेंस होता ही इसलिए है कि किसी तरह की कोई हिडन लाइबिलिटीज़ हैं वो हम फाइंड आउट कर सकें। और लेटर ऑफ कंफर्ट अगर आप किसी बैंक को देते हो, इसका मतलब आप बैंक को एक तरह की गारंटी दे रहे हो कि हम आपको पेमेंट देंगे, तो बिल्कुल वेरीफाई करना चाहिए क्योंकि ये हिडन लाइबिलिटी को कैप्चर करेगा।
सी ऑप्शन ये कह रहा है कि फर्दर भुवन एंड कंपनी हैज आल्सो रिसीव्ड एन ऑर्डर इन राइटिंग फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। भुवन एंड कंपनी के पास में सेंट्रल गवर्नमेंट से भी राइटिंग में एक ऑर्डर आया कि साहब आप, उनका कोई क्लाइंट था उसके लिए आया कि आप इन्वेस्टिगेशन करो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमें कंपनी एक्ट की सेक्शन 210 के तहत एज एन इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन के लिए अपॉइंट कर सकती है, बिल्कुल, और हम उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। विथ रेस्पेक्ट टू दिस इन्वेस्टिगेशन भुवन एंड कंपनी इज कंप्लीटिंग ऑन द गेटिंग द असिस्टेंट ऑफ एन एक्सपर्ट विद रेस्पेक्ट टू सर्टेन मैटर। भुवन एंड कंपनी को एक्सपर्ट की जरूरत महसूस हो रही है तो वो लेना चाहती है। बताओ ले सकती है कि नहीं ले सकती? बिल्कुल ले सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक इन्होंने बताया कि साहब जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो भुवन एंड कंपनी ने कुछ एविडेंस मांगे जो इंडिया के बाहर थे, ठीक है, क्योंकि कंपनी का ऑपरेशन हो सकता है इंडिया के बाहर भी हो। यहाँ पर इन्होंने ये भी देख दिया कि इंडिया के बाहर कौन से एविडेंस चाहिए, क्योंकि कंपनी ने इंडिया के बाहर कुछ शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखे थे, उसको एविडेंस के रूप में वो चेक करने के लिए चाहिए थे। तो बिल्कुल जो भी ड्यू डिलीजेंस में सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो भी एविडेंस हैं वो आपको लेने पड़ेंगे और आपको लेने का राइट भी है। तो बच्चों ये पूरा क्वेश्चन दो चीज़ों का मिक्सअप है, ड्यू डिलीजेंस और इन्वेस्टिगेशंस। तो अब आपको आंसर सेलेक्ट करने हैं कौन सा सही है कौन सा नहीं है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है 7.1, जिसमें ये आपसे पूछना चाह रहे हैं 7.1 में कि वेदर लेटर ऑफ कंफर्ट गिवन टू बैंक बाय द टारगेट कंपनी, कि जो बैंक को टारगेट कंपनी ने लेटर ऑफ कंफर्ट दे रखे थे, क्या उसको वाकई में रिव्यू करना चाहिए एज ए फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस, और अगर करना चाहिए तो उसका करेक्ट रीज़न क्या है, ये आपको बताना है। उसका करेक्ट रीज़न क्या है? तो पहला अपन इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि कोई भी हिडन लायबिलिटी ना रह जाए, इसके लिए आपको इस टाइप की चीज़ें भी चेक करनी पड़ेगी। तो इसका आंसर आएगा तो यस में, तो नो वाले तो हटा देते हैं। अब बच गए आपके पास में ऑप्शन 2, ठीक है। पहला ऑप्शन कह रहा है यस बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ड्यू डिलीजेंस का जो ऑब्जेक्टिव यही होता है कि विल बी टू लुक स्पेसिफिकली फॉर एनी हिडन लायबिलिटी या फिर ओवर वैल्यूड असेट्स। और बच्चों जो मैंने पढ़ाया था तब बताया था कि हिडन लायबिलिटी और ओवर वैल्यू असेट्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन ड्यू डिलीजेंस का तो अलग से क्वेश्चन पूछते हैं। अब चूंकि लेटर ऑफ कंफर्ट है तो हिडन लायबिलिटी है ही है, तो इसका राइट आंसर है ए। सर फिर बी क्यों नहीं है? क्योंकि बी में ये कह रहे हैं कि लेटर ऑफ कंफर्ट को जो एज ए गारंटी के रूप में आप नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज कर दो और उनको वेरीफाई कर दो, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इन्होंने ये कहा कि आपको रिव्यू तो करना ही पड़ेगा क्योंकि एक तरह की गारंटी है। और आगे जो इन्होंने लिखा ना, एंड विल बी डिस्क्लोज इन नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ऐसा नहीं है केवल नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज है इसलिए हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसका जो रीजन है वेरीफाई करने का वो ये है कि कोई हिडन लायबिलिटी हमारे सामने ना रह जाए। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7.2। ये कह रहे हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मैटर इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ ए फुल फ्लेज फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस। इनमें से कौन सा फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस का स्कोप नहीं है? ठीक है, तो फुल फ्लेज फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस में मैंने कहा केस फ्लो आएगा ही आएगा, क्योंकि अकाउंटिंग का पार्ट है, फाइनेंशियल का पार्ट है, अकाउंटिंग पॉलिसी भी आएगी और टारगेट कंपनी और इनके प्रोमोटर के बैकग्राउंड भी निकालते हैं, तो कौन सा नहीं आएगा? सिस्टम नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी। 7.3 कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्डर। तो बच्चों इसके लिए आपको कंपनी एक्ट की सेक्शन 210 रीड आउट करनी पड़ेगी और 210 में 3 सिचुएशन बताई गई है जहां सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकती है। पहला सिचुएशन बताया कि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में उसको ऐसा लगे कि मुझे ये ऑर्डर देना है तो वो पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा कर सकती है। दूसरा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में कोई रजिस्ट्रार से या फिर कोई इंस्पेक्टर की रिपोर्ट आती है तो भी वो ऐसा कर सकती है। और तीसरा, अगर खुद कंपनी के मेंबर्स ने एसआर पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करी तो गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। तो अब हम इन 3 के हिसाब से आंसर देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा हूँ ऑन ए रिक्वेस्ट फ्रॉम क्रेडिटर्स। नहीं, क्रेडिटर्स की रिक्वेस्ट का मामला तो फ्रॉड का हो गया,
और वो सेक्शन 212 में आता है, 210 में नहीं आएगा, वो तो स्पेशल आपका फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन टीम को भेजा जाता है। तो यही आंसर इसका गलत है। और यही पूछें कि कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला आंसर सही हो गया। नॉट पूछ रहे ना कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। और ये तीनों मैंने जो सिचुएशन बताई वो तीनों सिचुएशन है ही। तो बच्चों ये आपका 7.3 का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। 7.4 कह रहा है कि क्या भुवन एंड कंपनी एक्सपर्ट की मदद ले सकती है अपने इन्वेस्टिगेशन में? बिल्कुल ले सकती है, इसके लिए हमने कभी मना ही नहीं किया। यस, भुवन कंपनी एक्सपर्ट की मदद ले सकती है, जैसे इंजीनियर, लॉयर अगर जरूरत है तो। ऐसा क्यों ले सकती है? इन द इंटरेस्ट ऑफ ए कम्प्रहेंसिव एंड फुल प्रूफ एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। बिल्कुल, अगर आपको डाउट है तो ले लीजिए। तो ये बिल्कुल राइट आंसर। सर बी ऑप्शन राइट क्यों नहीं है? चलो COD में तो नो लिखा हुआ इसलिए राइट नहीं है। बी ऑप्शन राइट क्यों नहीं है? क्योंकि बी ऑप्शन में इन्होंने उठा के ऐसे 620 का रेफर कर दिया, और 620 ये कहता है कि स्पेसिफिक पैराग्राफ है इसलिए जरूरत है। अरे भाई वो तो ऑडिट में लगता है ना, यहाँ तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं चलेगा। क्लियर है बच्चों? 7.5 अभी कह रहे हैं कि साहब जब इन्वेस्टिगेशन इंडिया के बाहर से जो आप एविडेंस मंगाना चाह रहे हो तो उसमें आपकी प्रोसीजर क्या हो, क्या आप बाहर से एविडेंस कैसे मंगाएं? तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। देखो ये कह रहे हैं कि एविडेंस फ्रॉम आउटसाइड इंडिया फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर आउटसाइड इंडिया इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नहीं बेटा, ऐसा थोड़ी कोई कंपनी फॉरेन में इन्वेस्ट करिए तो आप उसको इन्वेस्टिगेट ही नहीं करोगे। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, समझ गए? अब ऑप्शन बी पढ़ते हैं कि साहब आपको कोर्ट में एक एप्लीकेशन देनी चाहिए, इंडिया के कोर्ट में। जो भी सेक्शन 210 के तहत इंस्पेक्टर अपॉइंट हुआ है वो कोर्ट में एप्लीकेशन देगा, क्योंकि फॉरेन आप जा नहीं सकते। और फिर कोर्ट एक लेटर इशू करेगी, रिक्वेस्ट करेगी। किसको लेटर इशू करेगी? उस दूसरे देश के कोर्ट को इशू करेगी कि आप हमें एविडेंस ला के दो, क्योंकि कंपनी तो मना कर चुकी है। तो ये बिल्कुल राइट वे है, कोर्ट के थ्रू आपको जाना पड़ेगा और एविडेंस मंगाने पड़ेंगे। सी ऑप्शन कह रहा है कि एविडेंस कैन बी सॉर्ट बाय इलेक्ट्रॉनिक मेल बाय राइटिंग टू द कंसर्न अथॉरिटी। देखो खाली बाहर वाले से मेल मंगवाओगे तो ये ऑडिट थोड़ी हो रही है जो आपको खाली एविडेंस से काम चल जाएगा। ये तो इन्वेस्टिगेशन है, इसलिए मेल तो गलत डॉक्यूमेंट्स की भी आ सकती है। कोर्ट के थ्रू एविडेंस मंगाओ, वो ज़्यादा रिलायबल है। और ये कह रहे हैं कि साहब आउटसाइड इंडिया से आपको एविडेंस मंगाने का राइट केवल और केवल 212 में मिलता है, जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन के मामले हैं। तो ऐसा नहीं है, चाहे वो कौन सी सेक्शन हो, चाहे 210 हो, 212 हो, 213 हो, कोई भी सेक्शन में जो इन्वेस्टिगेशन होता है आपको पावर है एविडेंस कलेक्ट करने का। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया बच्चों? बी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये 7 नंबर का केस स्टडी भी आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट केस स्टडी स्टार्ट करने जा रहे हैं, केस स्टडी नंबर 8। क्लियर स्टूडेंट्स? तो चलिए सुनिए, केस स्टडी नंबर 8 को हम अब शुरू करने जा रहे हैं। आप इसको एक बार समझेंगे ध्यान से। तो देखिए, एबीसी लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडिया में है उसकी, और टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज में स्टॉक एक्सचेंज में ये बाकायदा इसकी रैंक है। कंपनी ने 15,000 करोड़ का टर्नओवर किया है, 2,000 करोड़ का पीबीटी था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। ये 1920 की बात है। और मज़ेदार बात है, इतना सब करने के बाद भी उन्होंने कोई पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले रखी। जब से इनकॉर्पोरेशन हुआ उससे लेकर आज तक पब्लिक से कोई पैसा नहीं ले रखा, डिपॉजिट नहीं ले रखी। मिस्टर ए इसके प्रमोटर हैं, CEO जो हैं वो मिस्टर ए हैं, और मिस्टर बी जो हैं, जो ए के बेटे हैं, वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। उनकी IIT मुंबई से, यानी IITian से, ये मुंबई के IIT कॉलेज से उसने ग्रेजुएशन की हुई है। साथ ही साथ ये MBA भी हैं, IIM से इन्होंने अहमदाबाद से ग्रेजुएट डिग्री भी ली हुई है, यानी काफ़ी पढ़े लिखे हैं आदमी हैं। एबीसी लिमिटेड ऑलरेडी एक ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर चुकी है, क्योंकि लिस्टेड कंपनी है, LODR की रिक्वायरमेंट लगती है, LODR रेगुलेशन ये सारी कमेटियां बनाने के लिए मैंडेटरी करता है
और कंपनी ने इस मैंडेट को फॉलो करते हुए सारी की सारी कमेटियां बना रखी है। देखो बच्चों, यहाँ तक की पूरी कहानी में कुछ भी आपको समझ में नहीं आया, मतलब कुछ ऐसा टेक्निकल चीज़ नहीं निकली, बेसिक आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, पर इतना समझ में आ गया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। अब ड्यूरिंग ओवरसाइट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस एंड डिस्क्लोजर बाय द ऑडिट कमेटी, जब आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस और इन सब को देखते टाइम ऑडिट कमेटी ने नोटिस किया कि कंपनी है डिस्क्लोज कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑफ 200 करोड़ ऑन अकाउंट ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव इंक्रीज इन वेजेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर, कि साहब जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर थे उनके वेजेस बढ़ चुके हैं, वो भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बढ़ चुके हैं, तो 200 करोड़ रुपए हमको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। उन्होंने कंटिंजेंट लायबिलिटी का प्रोविजन किया। ऑडिट कमेटी के जो भी मेंबर्स थे उनके मेजोरिटी का व्यू यही था कि वाकई में ये इंक्रीजमेंट हुआ है, हमको देना ही देना है और ये सर्टेन है, हमें इसमें छुपा नहीं सकते, कोई कंटिंजेंट है नहीं, तो इसको कंटिंजेंट क्यों बना रहे हो, इसको तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रोविजन बढ़ाओ। कंटिंजेंट क्यों दिखा रहे हो आप, क्योंकि ये तो हमें नियर फ्यूचर में देना ही देना है, तो कंटिंजेंसी कहाँ है इसमें, तो आप क्या करो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रोविजन बनाओ। तो ऑडिट कमेटी के मेजोरिटी मेंबर्स का ये विचार था। इसलिए ऑडिट कमेटी ने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करी कि साहब आप अपने जो करेक्ट ट्रीटमेंट कर रहे हो, आप इसको जो दिखा रहे हो कंटिंजेंट लायबिलिटी में, इसको चेंज करो और इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रोवाइड करो। ये कहानी समझ में आ गई। तो एक इशू इन्होंने आपके सामने रख दिया कंटिंजेंट लायबिलिटी का। दूसरा इशू, फर्दर इंटरनल ऑडिटर, जो इस कंपनी की एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का इंटरनल ऑडिटर है, वो भी ऑडिट कमेटी में आया था। जो इन्होंने मैनेजमेंट ने जो मीटिंग करी थी उस ऑडिट कमेटी में वो ऑडिटर साहब भी आए थे और उन्होंने हाईलाइट किया कि सब कुछ वेंडर्स के पेमेंट के ऊपर आपका कंट्रोलिंग सॉलिड नहीं है, वहाँ पे वीकनेस है और यहाँ पे फ्रॉड होने के पूरे चांस हैं, क्योंकि वेंडर का पेमेंट सही तरीके से सही सिस्टम से नहीं हो रहा है। ऑडिट कमेटी ने इसके लिए क्या किया, ये डिसाइड किया कि हम किसी एक्सपर्ट कंसल्टेंट को अपॉइंट कर देते हैं, वो इन्वेस्टिगेट करके बताएगा कि वाकई में वेंडर के पेमेंट के ऊपर हमारा इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम कमजोर है क्या, या फिर इंटरनल ऑडिटर को ऐसा लग रहा है। तो वो ये चाह रहे हैं कि हम किसी एक्सपर्ट कंसल्टेंट को इन्वेस्टिगेट करवा लें। तीसरा, इन्होंने कहा कि स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी जो है, जो जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं, मेंबर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, डेटर्स हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। वो रेस्पॉन्सिबल थी वेरियस एस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर, सिक्योरिटी होल्डर, इनका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना इनका काम है और उसी के लिए वो रेस्पॉन्सिबल थी। इस स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी ने एक मिस्टर पी, जो एक कंपनी सेक्रेटरी हैं, उनको ऑथोराइज किया कि आप जो भी स्टेक होल्डर की क्वेरीज आए उनको रेस्पॉन्स देंगे, उनके जो भी कंसर्न उनको आप सोल्व करेंगे। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी की लास्ट मीटिंग जून 2018 में हुई थी और 1920 यानी कि 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 के पीरियड में इन्होंने कोई मीटिंग नहीं करी। ठीक है, एज देयर वर नो कम्युनिकेशन टू स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी फॉर एनी स्टेक होल्डर कंसर्न। क्यों नहीं करी मीटिंग, क्योंकि स्टेक होल्डर कमेटी के पास किसी से कोई ऑब्जेक्शन आया नहीं, कोई क्वेरी आई नहीं, तो वो मीटिंग किस बात की करती। अब आपको सारे फैक्ट समझ में आ गए। तो देखो, एक तो स्टेक होल्डर की कमेटी की मीटिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, एक वो एक्सपर्ट की ओपिनियन लेना चाह रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कराना चाह रहे हैं सिस्टम को लेकर, उस पर आ गया। एक आपको ये समझ में आ गया कि कौन सी कंपनी को कौन कौन सी मीटिंग्स बनानी होती हैं, क्या कंप्लाइंसेज हैं। अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आप बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन बताओ, ये इंश्योर करने के लिए कि ऑडिट कमेटी के जो प्रोविजंस है, जो कंपनी एक्ट की सेक्शन 177 में बताए गए हैं, उन सब की प्रॉपर कंप्लाइंस हो रही है क्या। और ऑडिट कमेटी के साथ साथ एक विजिलेंस मैकेनिज्म होता है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, क्या वो एस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है क्या, उसके लिए बेस्ट एक्शन क्या है। क्लियर है। तो देखो यहाँ पर ध्यान से समझना बच्चों, ये जो 8वां क्वेश्चन है 8.1 का, इसमें पहला ऑप्शन दिया है कि एबीसी लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है और जितनी भी लिस्टेड कंपनी होती है उनको अपने यहाँ पर एक विजिलेंस मैकेनिज्म बनाना पड़ता है, जिसमें डायरेक्टर और एम्प्लॉई कोई भी जेन्युइन उनका कंसर्न हो तो वो उसको बोल सकते हैं। तो ये आंसर बिल्कुल सही है। प्रत्येक लिस्टेड कंपनी के यहाँ पर एक विजिलेंस मैकेनिज्म होगा जिसमें डायरेक्टर एम्प्लॉय अपना कंसर्न रख सकें। ये जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल गलत है। ये कह रहा है कि नहीं केवल गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर अप्लीकेबल है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऑप्शन सी जो ये कह रहा है कि 177 की जो सेक्शन है
वो ये कहती है कि ये मैंडेटरी नहीं है, तो ये गलत है क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और सी के बाद डी ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन ये कह रहा है कि साहब एबीसी लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है लेकिन उसने पब्लिक से कोई डिपॉजिट नहीं ली, इसलिए विजिलेंस मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, तो ऐसा भी कोई लॉजिक नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए। अब आ जाओ दूसरा क्वेश्चन। 1 अप्रैल 2020 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो मिस्टर वी को चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट करना चाहते हैं। उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट करी कि आप एबीसी लिमिटेड को एक मदद दें, असिस्टेंस प्रोवाइड करवाएं ये डिटरमाइन करने में कि हमारी सेबी की रेगुलेशंस क्या हैं और हम उसको कैसे फॉलो करें। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिस्टर वी को क्या अपॉइंट करना चाह रहे हैं? एज ए चेयरपर्सन। तो पहले मुझे बताओ मिस्टर वी कौन था? ए का बेटा, और ए कंपनी में कौन था? डायरेक्टर, सीईओ। वो अपने बेटे को चेयरपर्सन अपॉइंट करना चाह रहा है। कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए। तो ये आपसे मदद भी लेना चाह रहा है कि भाई ये डिटरमाइन करके बताओ कि कहीं इसमें कोई सेबी की गाइडलाइंस की कोई नॉन कंप्लाइंस तो नहीं हो जाएगी। तो बच्चों 8.2 का जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा है। यहाँ पर ये चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट नहीं हो सकता क्योंकि ये सीईओ का क्या है? रिलेटिव है, नॉट एलिजिबल। आप कहें सर क्यों रिलेटिव की वजह से हम उसको अपॉइंट क्यों नहीं कर सकते? वो तो ग्रेजुएट आदमी है, वो तो एमबीए है, वो तो आईआईटी पास किया हुआ है, इतना पढ़ा लिखा है बच्चों। लेकिन आपको मैंने बताया था कि चेयरपर्सन जो भी कंपनी का होगा वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए, और यहाँ पर ये पर्सन इंडिपेंडेंट है नहीं। और जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते तब तक आपको एज ए चेयरपर्सन अपॉइंट नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर है डी। अब पहला ऑप्शन में कह रहे हैं कि नहीं ये हो सकता है क्योंकि उसके पास तो डिग्रियां एक्सपीरियंस है। ठीक है, डिग्री एक्सपीरियंस सब है पर वो इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी कह रहा है कि नहीं वो एलिजिबल है चेयरपर्सन के लिए क्योंकि वो तो उस कंपनी का केवल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। ये कोई लॉजिक नहीं है, वो रिलेटिव है, इंडिपेंडेंसी वहाँ पे नहीं है। और सी कह रहा है कि वो एलिजिबल नहीं है लेकिन इसने कारण ये दिया है कि वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ना इसलिए एलिजिबल नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है, कंपनी का चेयरमैन कौन बन सकता है? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी बन सकता है। अब आ जाओ लास्ट इसका, क्योंकि इसमें 3 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं इस केस स्टडी में। एबीसी लिमिटेड कंपनी जो है उसने स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी की कोई मीटिंग कंडक्ट नहीं करी। ठीक है, करी कोई बात नहीं, और ना ही इस चीज को एनुअल रिपोर्ट में डिस्क्लोज किया है कि हमने 1920 फाइनेंशियल ईयर के लिए कोई मीटिंग होल्ड करी है, ना ये चीज डिस्क्लोज करी। कंपनी ये जानना चाहती है आपसे कि स्टॉक होल्डर रिलेशन की मीटिंग कितनी बार होनी चाहिए। कंपनी को खुद को भी आइडिया नहीं है, एलओडीआर की रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। तो अगर आपको एलओडीआर के रेगुलेशन अच्छे से मालूम है, स्टेक होल्डर कंपनी के रिलेशन के बारे में मालूम है, तो आप इसका आंसर दे देंगे। अब देखो इन्होंने पॉइंट्स बताए हैं और इन पॉइंट के अकॉर्डिंग इसके आंसर होंगे। पहला आंसर इन्होंने कहा कि साहब रेगुलेशन 20 साफ साफ कहता है कि स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी को साल में कम से कम एक बार मिलना चाहिए, और ये कंपनी मिली नहीं, इसलिए यहाँ पे इसने नॉन कंप्लाइंस करी है। साल में एक बार मिलना चाहिए, रेगुलेशन 20 कहता है, और ये बिल्कुल इसका क्या है? राइट आंसर है। समझ में आ गए बच्चों? क्लियर है? इसके बाद में बी ऑप्शन क्या कह रहा है? देखिए बी ऑप्शन कह रहा है, ठीक है, ए ऑप्शन में कहते हैं ना नॉन कंप्लाइंस हो गई क्योंकि साल में एक बार तो मिलना ही चाहिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि रेगुलेशन 20 कह रहा है कि साहब साल में 4 बार मिलना चाहिए, नहीं, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी एक बार भी मिलेगी चल जाएगा। सी कह रहा है कि साहब आप ऑथोराइज कर, आपने पी को ऑथोराइज कर दिया, वो क्योरीज वगैरह डील कर रहा है, जब कोई क्योरीज ही नहीं आई, कंसर्न ही नहीं आई, तो वो मीटिंग किस बात की करेगा, इसलिए कोई नॉन कंप्लाइंस नहीं है। ऐसा नहीं है, मीटिंग भले ही वो अकेला रहे कोई दिक्कत नहीं है, आपको फॉर्मेलिटी के तौर पे उसको बुलाना पड़ेगा, मेंबर्स को बुलाना पड़ेगा और आपको काम करना पड़ेगा। डी ऑप्शन कह रहा है कि साहब ये तो वॉलंटरी, आप चाहो तो कर लो नहीं तो मत करो, इसलिए कोई नॉन कंप्लाइंस नहीं है। ऐसा नहीं है, वॉलंटरी नहीं है, साल में एक बार मिलना पड़ता है। अब हम नेक्स्ट केस स्टडी नंबर 9 पे चलते हैं बच्चों। केस स्टडी नंबर 9 जो आज की हम लास्ट केस स्टडी पढ़ रहे हैं, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ये कह रहा है कि स्टार गोल्ड इंटरप्राइजेज जो है वो एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, ठीक है, जिसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, बहुत सारी ब्रांचेज हैं। कंपनी की लोकल सेल भी है, इंटर स्टेट सेल भी है, एक्सपोर्ट भी करती है, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड को इसने कवर कर रखा है।
अब फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी ने मैसर्स राम श्याम एंड एसोसिएट को क्या कर लिया, अपॉइंट कर लिया। ठीक है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट किया और इन्होंने अपॉइंट किया एज ए टैक्स ऑडिटर भी और एज ए जीएसटी ऑडिटर भी। तो हिंट मिल गया, ये क्वेश्चन आपका टैक्स ऑडिट वाले टॉपिक का है। मैसर राम एंड श्याम एसोसिएट जो है वो टैक्स ऑडिटर थे स्टार गोल्ड एंटरप्राइजेज के फॉर द लास्ट ईयर आल्सो। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, पिछले साल तो इस बार भी टैक्स ऑडिटर बन जाओगे। ऑडिटर ने अपनी टैक्स ऑडिट और जीएसटी ऑडिट स्टार्ट कर दी। अब आगे इन्होंने देखो क्या लिखा है, विदाउट साइनिंग एनी न्यू लेटर ऑफ एंगेजमेंट। उन्होंने न्यू लेटर नहीं लिया। तो देखो लेटर ऑफ एंगेजमेंट लेना मैंडेटरी नहीं होता। अगर आपकी रिकरिंग ऑडिट है तो आपको दोबारा से लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ सिचुएशन है जहाँ आपको लेना चाहिए, पर इन्होंने बिना साइन किए ही ऑडिट को एक्सेप्ट कर लिया और आपस में एक डील कर ली कि साहब हम ये जीएसटी की फीस लेंगे आपसे और ये स्कोप रहेगा और हमारा 5% का क्या रहेगा, इंक्रीमेंट रहेगा। लेकिन उन्होंने एक वर्बली डील कर ली और कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई इशू नहीं है। एक कंपनी की जितनी भी ब्रांचेज हैं उन सब का मिला के टोटल टर्नओवर 6 करोड़ होता है और ये सारी की सारी ब्रांचें अलग अलग स्टेट में हैं, तो अलग अलग इन्होंने जीएसटी नंबर में रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं। एक नई ब्रांच और ओपन की गई थी 19-20 में आगरा में और इस पर्टिकुलर ब्रांच का टर्नओवर केवल 3.2 करोड़ था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टार गोल्ड एंटरप्राइजेस के मैनेजमेंट मैसर्स राम श्याम एंड एसोसिएट से बोलते हैं कि साहब आप हमारी जीएसटी ऑडिट करो सारी ब्रांच की जिनकी भी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, क्योंकि जीएसटी ऑडिट की रिक्वायरमेंट 5 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर पे ही आती है। फिर ये कह रहे हैं साहब आगरा ब्रांच की हमारी जीएसटी ऑडिट मत करना क्योंकि उसका टर्नओवर तो 3.2 करोड़ ही है, 5 करोड़ की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, उससे कम पर आपका ऑप्शनल है। तो बच्चों आपको मैं यहाँ पर बता दूं, अगर एक कंपनी की 50 ब्रांच है तो अलग अलग ब्रांच के हिसाब से नहीं टर्नओवर देखा जाएगा। आपका एग्रीगेट टर्नओवर अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपकी जितनी भी ब्रांचें हैं सबकी जीएसटी ऑडिट होगी, चाहे उसका 10 लाख का ही टर्नओवर क्यों ना हो। तो यहाँ पर ये गड़बड़ बोल रहा है मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट ये श्योर है कि आगरा ब्रांच का टर्नओवर अगले फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ क्रॉस कर जाएगा, तो उसकी तो बात करने का मतलब ही नहीं है। भविष्य में क्या होगा उसकी बातें क्यों करें हम, अभी प्रेजेंट के सिनेरियो पे बात करेंगे। फर्दर ड्यूरिंग द करंट ईयर, अब करंट ईयर के दौरान क्या हुआ, जीएसटी ऑफिसर ने एक नोटिस दिया कि आप स्पेशल ऑडिट करवाओ। कंपनी के पास एक नोटिस आया कि आप स्पेशल ऑडिट करवाओ। स्टार गोल्ड एंटरप्राइजेज के पास में नोटिस आया, तो स्टार गोल्ड एंटरप्राइजेज ने राम श्याम एंड एसोसिएट को कह दिया कि साहब ये स्पेशल ऑडिट आप कर देना, हमारे पास नोटिस आया है, आपको अपॉइंट कर देते हैं। एज दे वर नॉट द जीएसटी ऑडिटर, क्योंकि आप उस साल के लिए जीएसटी ऑडिटर थे नहीं, तो आप कर देना ऑडिट ये, क्योंकि स्पेशल ऑडिट आई है, मान लो सेम जीएसटी ऑडिटर है वही सेम स्पेशल ऑडिटर नहीं हो सकता, तो इन्होंने ऐसा लॉजिक दिया। तो बच्चों यहाँ पर भी देखिए गड़बड़ क्या हो रही है, स्पेशल ऑडिटर को कंपनी कभी अपॉइंट करती ही नहीं है। स्पेशल ऑडिटर तो जीएसटी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो ये मामला यहाँ पर भी गड़बड़ है। अब जीएसटी ऑडिट जो 1920 की गई उसमें राम श्याम एंड एसोसिएट्स ने ये कहा कि भाई तुमने जीएसटी थोड़ी सी कम जमा कराई है, आपको एडिशनल टैक्स लायबिलिटी 2.5 लाख रुपये जमा करानी पड़ेगी। मैनेजमेंट ने कहा नहीं ये 2.5 लाख रुपये नहीं है, 50,000 रुपये है खाली। ठीक है, 50,000 रुपये हम जमा करा देते हैं कि ठीक है ये हमारी कुछ शॉर्टफॉल थी। तो मैनेजमेंट कह रहा है कि 50,000 से ज़्यादा का कुछ इसमें मैटर नहीं आएगा। ठीक है, और 1920 में कंपनी ने ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट किया एक यूके वेस्ट कंपनी को जो 2 लाख पाउंड के करीब था, और उनकी शिपिंग बिल के ऊपर जो एक्सचेंज रेट लिखी हुई थी, आरबीआई की रेफरेंस रेट लिखी हुई थी 95 और सीबीएसई की रेट थी 92 पर पाउंड। मैनेजमेंट ने अपनी सेल्स बुक्स में सेल को बुक किया आरबीआई की रेफरेंस रेट से 95, और सेम चीज़ जीएसटी रिटर्न के अकॉर्डिंग ले ली, जीएसटी रिटर्न में भी उतना ही दिखा दिया। ऑडिटर ये कह रहा है ये ठीक नहीं है, आरबीआई के अकॉर्डिंग आपने काम किया देन ओके, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो किया देन ओके, लेकिन जीएसटी रिटर्न तो सीबीएसई की रेट चलेगी, तो आपको उसके अकॉर्डिंग रेट लेनी चाहिए थी, ये ठीक नहीं किया आपने। कंपनी क्या कर रही है कि जीएसटी 9C की डेटा कलेक्ट करने की प्रोसीजर में लग गई 1920 के लिए, और जो स्टार गोल्ड एंटरप्राइजेज है उसके मैनेजमेंट का कहना यह है कि कंपनी को जीएसटी 9 फाइल करने की जरूरत नहीं है, केवल 9C फाइल कर दीजिए, क्योंकि उनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, तो शोले फिल्म के जय और वीरू हैं, 9 के साथ 9C आएगा ही आएगा। अगर 9C दे रहे हो तो 9 आएगा, 9C अप्लीकेबल नहीं है, जीएसटी ऑडिट का फॉर्मेट अप्लीकेबल नहीं है, ये हो सकता है और 9 देनी पड़ जाएगी। पर ये कह रहा है कि नहीं 9 की जरूरत नहीं, आप तो खाली 9C फाइल कर दो, ऑडिट रिपोर्ट दे दो।
तो साहब जो ऑडिटर है वो ये कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, वो हमको मालूम है, हमको दोनों बननी होती है 9 और 9C। अब साहब 1920 के दौरान क्या होता है, स्टार गोल्ड इंटरप्राइजेज ने कुछ ऑटोमोबाइल सप्लाइड किए थे 35 लाख को अपने एजेंट को। एजेंट का नाम था मैसर्स गणेश इंटरप्राइजेज। उनको कुछ ऑटोमोबाइल सप्लाई किए थे और सप्लाई को उन्होंने एज ए टर्नओवर मान लिया। तो देखो एजेंट को जीएसटी में प्रॉब्लम क्या है कि भले ही वो फॉर फर्दर सेल आपका माल जो ही रिमूव होता है जीएसटी अप्लाई हो जाता है और वो आपके लिए टर्नओवर कंसीडर करना ही पड़ता है। और कंपनी ने ऐसा ही किया कि उसको टर्नओवर मान लिया जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए, और उसको जो कमीशन दिया गया था उसको आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में दिखा दिया। तो सही ट्रीटमेंट किया है, क्योंकि जीएसटी रिटर्न में इससे कोई मतलब नहीं है कि वो आपके एजेंट के पास माल पड़ा हुआ है, वो आपका स्टॉक है, आपके फैक्ट्री से रिमूव हो गया किसी और के अंडर में चला गया तो वो आपका टर्नओवर है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टैक्स ऑडिट मैसेज राम श्याम एंड एसोसिएट्स ने नोटिस किया कि स्टार गोल्ड इंटरप्राइजेज जो है उसने 5 लाख रुपए का जो पेमेंट है वो कॉन्फ्रेंस हॉल के रेंट का दिया, लेकिन उसकी जो ऑनर थी वो डायरेक्टर की वाइफ थी। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने रिलेटिव को पेमेंट क्यों कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट आ जाती है पेमेंट टू रिलेटिव, वो ऑडिटर को अलग से डिस्क्लोज करना होता है। तो टैक्स ऑडिटर जो है अपनी रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में इस बारे में सोच रहा है। तो अब हम इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9.1 ये कह रहे हैं कि सब आगरा ब्रांच के मामले में जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, मैनेजमेंट ये कह रहा है कि जीएसटी ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। तो क्या उसका ऐसा कहना सही है? तो मैंने आपको कह दिया कि एक एक ब्रांच का टर्नओवर नहीं देखते हैं, हम एग्रीगेट टर्नओवर देखते हैं। अगर वो 5 करोड़ से ज़्यादा है तो जितनी भी ब्रांच उसमें कवर होती है सबकी जीएसटी ऑडिट होगी। इसलिए जहाँ जहाँ ये शब्द आ जाना कि करेक्ट है वो ऑप्शन ही गलत। तो ये कह रहा है ना इज करेक्ट, ये गलत। अब ये कह रहा है इज नॉट करेक्ट, इज नॉट करेक्ट। तो इसको अपन एक बार चेक कर लेते हैं कि करेक्ट है या नहीं है। ऑप्शन कह रहा है कि इज नॉट करेक्ट क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर अंडर द पेन लिख दिया साहब। एक ही पेन नंबर तो एक ही है ना आपका, क्योंकि आप ही की ब्रांच है तो कंपनी का ही पेन नंबर। वो ऑलरेडी 5 करोड़ को क्रॉस कर चुका है, तो ये बिल्कुल राइट लॉजिक है, बिल्कुल राइट आंसर है। फिर ये कह रहे हैं इज करेक्ट, तो ये तो गलत हो गया। डी ऑप्शन और देख लेते हैं। डी ऑप्शन में कह रहा है कि साहब इज नॉट करेक्ट, लेकिन आगे क्या कह रहे हैं इट्स कंपल्सरी फॉर ए कंपनी इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स टर्नओवर। ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, ये स्टैट्यूटरी ऑडिट थोड़ी है जो प्रत्येक कंपनी को जीएसटी ऑडिट मैंडेटरी होगी, टर्नओवर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या था आपका बी। क्लियर है स्टूडेंट्स? 9.1 क्लियर है। अब आ जाओ 9.2। फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग द स्पेशल ऑडिट अंडर सेक्शन 66 ऑर्डर बाय द जीएसटी ऑफिस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19, क्या मैसर्स राम एंड श्याम उस असाइनमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि असाइनमेंट उनको असिस्टेंट कमिश्नर से आना चाहिए था, कंपनी से नहीं। तो अपॉइंट करने वाले ही लोग वैलिड नहीं है, तो कहाँ से एक्सेप्ट करेंगे आप? तो इसके आंसर को देखते हैं बच्चों। देखो 9.2 का जो आंसर है देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये बात तो बिल्कुल सही है, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, पर लॉजिक क्या दिया वो भी देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि एक ऑडिट फर्म जो है एक बार में 2 से ज़्यादा असाइनमेंट नहीं ले सकती। ऐसा कोई लॉजिक है ही नहीं, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। आप 50 काम कर सकते हो क्लाइंट के, बस जो प्रोहिबिटेड है वो काम नहीं कर सकते। ऑप्शन बी देखते हैं कि साहब ये कैन नॉट टेक, ये असाइनमेंट नहीं ले सकते, क्योंकि स्पेशल ऑडिट जो 66 के तहत होती है वो किसी एक्सपर्ट के थ्रू होती है। तो एक्सपर्ट कौन है? हम ही तो हैं भाई। सीए, सीएस और सीएमए, सॉरी सी और सीएमए दोनों को अलाउ किया गया है। और ऊपर से ये और करेंगे सी&एजी अपॉइंट करेगा। सी&एजी का जीएसटी ऑडिट में कोई रोल ही नहीं है। सी ऑप्शन देखते हैं, राम एंड श्याम असाइनमेंट नहीं ले सकते, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन आगे इन्होंने कहा है, लॉजिक क्या दिया वो भी देखते हैं कि सब स्पेशल ऑडिट जो होगी वो होगी बाय द एक्सपर्ट नॉमिनेटेड बाय द कमिश्नर। बिल्कुल असिस्टेंट कमिश्नर के द्वारा अपॉइंट होना चाहिए, वही नॉमिनेटेड करेंगे, ना कि असेसी के द्वारा। यहाँ असेसी को पावर नहीं है स्पेशल ऑडिट कराने की। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या मैनेजमेंट का जो कंटेंशन है, जो उनका कहने वाली बात है, वो करेक्ट है क्या? किसके रिगार्डिंग? जीएसटी 9 और 9C के रिगार्डिंग। अब वो बिना मतलब की नौटंकी कर रहे हैं, अरे सीए से ज़्यादा जानते हैं क्या कि 9 और 9C जाएगी या 9 जाएगी खाली। चलो जो भी है उन्होंने जो कहा आप देखते हैं। मेरे हिसाब से तो वो बिल्कुल सही नहीं है, गलत है। तो जहाँ भी करेक्ट आ जाए वो आंसर तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है इज करेक्ट, तो ये तो गलत, क्यों? मैनेजमेंट करेक्ट है ही नहीं। अब ये कह रहे हैं इज नॉट करेक्ट,
इज नॉट करेक्ट। तो अब इसको पूरा पढ़ लेते हैं कि भाई इज नॉट करेक्ट, ये बात तो आपकी सही है, लेकिन इसका रीजन क्या दिया हुआ है। ठीक है, देखो 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं और रीजन भी देख लेते हैं। पहले बी में पूरा पढ़ लेते हैं। ये कह रहे हैं कि साहब ऐसा है कि आप GST 9 और 9C दोनों आपको फिलअप करनी होती है टर्नओवर को इग्नोर करते हुए। तो ये मामला गड़बड़ कर दिया। GST 9 का टर्नओवर की लिमिट अलग है और GST 9C की टर्नओवर की लिमिट अलग है। समझ गए बच्चों? तो बी ऑप्शन भी गलत है। अब सी ऑप्शन कह रहा है कि साहब मैनेजमेंट इज नॉट करेक्ट। इज नॉट करेक्ट है, इसका मतलब ऑप्शन हो सकता है, और डी में करेक्ट है तो ये तो होगा ही नहीं। सी में कह रहे हैं कि इज नॉट करेक्ट। अब रीजन देखते हैं। रीजन ये कह रहे हैं कि GST 9 जो है वो तो सभी रजिस्टर्ड पर्सन को फिलअप करनी पड़ेगी। बच्चों ये बात है तो सही, लेकिन नाउ फॉर GST 9 टर्नओवर लिमिट इज 2 करोड़। ठीक है, ये क्या है, पहले का क्वेश्चन ड्राफ्टिंग और GST में तो आए दिन चेंजेस आते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि साहब अपन, इन्होंने आंसर भी उस अकॉर्डिंग दिया है कि जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन थे उनको GST 9 बननी पड़ती थी, और 9C जो टैक्स ऑडिटर की रिपोर्ट है वो 5 करोड़ के ऊपर पे ही बननी पड़ती थी। ठीक है, तो यहाँ स्टार गोल्ड दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर लिए, इसलिए उसको 9 और 9C दोनों देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी इसका सही है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 9.4। 9.4 कह रहे हैं कि आपने एजेंट को सप्लाई करी और उसको टर्नओवर मान लिया, टोटल टर्नओवर में बुक भी कर लिया फॉर द पर्पज ऑफ फाइलिंग ऑफ GST रिटर्न। तो ये आपने सही किया कि गलत किया? बिल्कुल सही किया, क्योंकि चाहे एजेंट को दो चाहे ब्रांच को भेजो, GST में वो टर्नओवर के रूप में ही शो किया जाता है, क्योंकि GST में जो वर्ड यूज किया गया वो यूज किया गया है सप्लाई, और सप्लाई में सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। समझ गए बच्चों? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल ये करेक्टली इन्होंने इंक्लूड किया है, ये बिल्कुल सही बात है, और इन्होंने टर्नओवर अमाउंट में इंक्लूड किया है GST रिटर्न के पर्पज़ के लिए, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, और इन्होंने ऑप्शन बी में कहा कि इसको एक्सक्लूड करना चाहिए, ये गलत है। ये कह रहे हैं करेक्ट इंक्लूड किया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में GST रिटर्न के लिए, और आगे इन्होंने ये कह दिया कि द सेम शुड बी इंक्लूडेड इन द टर्नओवर सब्जेक्ट टू रिटर्न अप्रूवल। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती। और डी ऑप्शन जो है ये कह रहे हैं करेक्टली इंक्लूड है, ये बात भी सही है, लेकिन इसको जो आप एज ए पार्ट ऑफ गणेश टर्नओवर मानो, कंपनी का मत मानो। तो ऐसा थोड़ी है कंपनी ने भेजा है भाई माल, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9.5 पे आ जाइए बच्चों, जो आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। विथ रेस्पेक्ट टू द फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि RBI की नोटिफाइड रेट जो होती है वो तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए होती है, और CBSE की रेट जो होती है वो GST रिटर्न के लिए होती है। यहाँ पर देखिए व्हाट एक्सचेंज रेट शुड बी टेकन। क्वेश्चन पूछा कि कौन सी एक्सचेंज रेट हमको लेनी चाहिए GST रिटर्न को फाइल करने के लिए। तो उन्होंने कहा एक्सचेंज रेट फॉर द पर्पज ऑफ बुकिंग द सेल्स के लिए तो RBI का रेफरेंस ले लो, और GST रिटर्न के लिए आप CBSE का ले लो। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों, एकदम सही बात कह दी इसने। दोनों के पर्पज के लिए अलग अलग आपको रेट लेनी पड़ेगी। अब ये कह रहे हैं कि साहब RBI की जो रेट है और एक्सचेंज की रेट है दोनों को आप GST के लिए, ये कह रहे हैं RBI की रेफरेंस रेट जो है ना वही लेनी चाहिए आपको। तो ये गलत है, क्योंकि GST में RBI का कोई काम नहीं है। फिर ये कह रहे हैं CBSE की रेट जो है आप सेल्स के लिए ले लो, ये गलत है। CBSE को सेल्स के लिए नहीं लेना, खाली किसके लिए लेना है? GST के लिए। और ये कह रहे हैं कि साहब एक्सचेंज रेट जो है वो आपको CBSE की नोटिफाइड रेट लेनी चाहिए सेल्स के लिए, और GST के लिए RBI की। ये भी उल्टी बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ए। और बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द एंगेजमेंट लेटर फॉर द टैक्स ऑडिट एंड GST ऑडिट असाइनमेंट। एंगेजमेंट लेटर को लेकर इन दोनों में से कौन सी चीज सही है ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए की कोई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट नहीं है इन दिस रिगार्ड, क्योंकि जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर को जो मामला एक्सप्लेन किया है एज द सेम इज द मैटर ऑफ एग्जामिनेशंस, तो आपको कोई अलग से रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। तो देखो बेटा, रिलेटिव को जो पेमेंट किया है वो रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। यहाँ कह रहे हैं कि कोई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि आपने स्टैट्यूटरी ऑडिटर वो दोनों मामले सेम है, तो ऐसा नहीं है।
ऑप्शन बी क्या कह रहा है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के क्लॉज 23 में बिल्कुल आपको बताना पड़ेगा पेमेंट टू रिलेटेड पर्सन, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया बच्चों, बी। क्लियर है। सी कह रहा है कि नहीं कोई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट नहीं है, ये तो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर ले लो, ऐसे पेमेंट तो आर्म लेंथ प्राइस पे है। तो मैंने कब कहा कि आर्म लेंथ प्राइस पे नहीं है। 3CD ये कहती है कि चाहे आर्म लेंथ प्राइस पे हो, चाहे जेन्यून हो, चाहे नहीं हो, ये तो असेसिंग ऑफिसर तय करेगा मार्केट प्राइस से अब ज़्यादा है या नहीं है। ऑडिटर का काम है रिपोर्टिंग करना, चाहे वो जेन्यून हो या नहीं हो। तो ऑप्शन सी भी गलत है। और ये कह रहे नहीं हमें कोई रिपोर्टिंग की जरूरत ही नहीं है, मैनेजमेंट से लेटर ले लो बात खत्म, तो ऐसा नहीं है। तो बच्चों इसी के साथ आपने 9 केस स्टडीज़ कंप्लीट कर ली है। कल मिलेंगे आपसे फिर आगे कंटिन्यू केस स्टडी नंबर 10 से। थैंक यू।